एक फोन जिसके अंदर 5000 मिली एम्पायर की बैटरी है, एमोलेड स्क्रीन है, ट्रिपल कैमरा सेटअप है, 3.5 mm का जैक है और एक यूनिबॉडी डिजाइन है। इन सारे स्पेसिफिकेशन को देखने के बाद आपके दिमाग में इस फोन का क्या प्राइस चल रहा होगा? 20,000, 25,000। लेकिन ये है मोटोरोला का G31 जो कि अभी मैंने जो सेल आई थी फ्लिपकार्ट की उसमें परचेज किया है। और 2 महीने के बाद इस फोन का क्या हाल है और अब के टाइम में क्या इस प्राइस में जिस पे मैंने लिया है, क्या आपको ये फोन लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए, और ये फोन किसके लिए है, आज की वीडियो में हम इन सारी चीजों को बहुत अच्छे से क्लियर कर देंगे। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो पोको M3 के बाद ये मेरा अभी तक का सबसे कम बजट वाला फोन है जिसे मैं रिव्यू कर रहा हूँ। और एक बात मैं स्टार्टिंग में कह देना चाहता हूँ, आई एम रियली इम्प्रेस्ड। इस फोन का मैं सबसे बड़ा फीचर बताऊं, वो है इसकी इन हैंड फील। ये 6.6 इंच डिस्प्ले साइज के साथ आता है, 5000 mAh की बैटरी कैरी करता है, सिर्फ 180 ग्राम का है, लेकिन फिर भी ये आपको फील नहीं होता। ये बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल फोन है। और हाँ, अगर आप ऐसे इंसान हो जिसको केस लगाना पसंद नहीं है अपने फोन में, तो यहाँ पर आपको बैक में एक पैटर्न भी देखने को मिलता है जिससे आपकी ग्रिप थोड़ी सी बढ़ जाती है। और यहाँ पर आपको विंटेज फिंगरप्रिंट सेंसर फोन के पीछे मिलता है जो मोटोरोला के साइन के साथ एम्बेडेड है, जो काफी कूल सा लगता है क्योंकि एक लोगो का लोगो हो गया और आपका फिंगरप्रिंट का फिंगरप्रिंट। और फिर से मैं अपनी पर्सनल राय बता दूं कि भाई साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट से ज्यादा अच्छा मुझे बैक पैनल वाला लगता है, कंफर्टेबल लगता है, जितना मैं जिस तरीके से अपने फोन को यूज करता हूं उस हिसाब से। अब चाहे आप कवर यूज करो या बिना कवर के, इन हैंड फील काफी जबरदस्त आएगी। तो क्या इसका मतलब ये है कि ये बहुत ही तगड़ा है? कुछ कमियां इसमें भी हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको इस साइड में सारे के सारे बटन देखने को मिलते हैं, पावर बटन, वॉल्यूम और ये गूगल असिस्टेंट के लिए। इसे कस्टमाइज कैसे करना है वो मुझे पता नहीं चला, लेकिन अगर आप इन बटन्स को ध्यान से देखोगे तो आपको यहाँ पर प्ले देखने को मिलेगा। और ये जो प्ले है ये इसकी क्वालिटी को बताता है कि हाँ यार देखो, सस्ता फोन तो है ही। अगर ये प्ले नहीं होता ना तो कोई भी नहीं कह सकता था कि ये सिर्फ एक 11,500 रुपए का फोन है। तो क्या ये चीज एक डील ब्रेकर है या फिर कुछ गलत चीज है? ये नहीं, यहाँ पर गलत चीज कुछ भी नहीं है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पहले ये बात मैं कहता 10,000 के आसपास के जो फोन रहते थे उनके लिए। यहाँ पर अब जो 15,000 के नीचे फोन आ रहे हैं उनमें आप जरूरत के लिए पैसा देते हो। 20,000 से ऊपर जब आप खर्च करना शुरू करते हो वहां पर आप एक्सपीरियंस के लिए पैसा देना शुरू कर देते हो। तो तब जब आप एक्सपीरियंस के लिए पैसा देना शुरू करते और तब ये चीज मिलती, तब मैं कहता कि हाँ भाई यहाँ पर गलत है। लेकिन अभी इस फोन में इतनी दिक्कत भाई एक्सेप्ट आपको करना पड़ेगा। प्लस यहाँ पर फील बटन का जो है वो उतना ज्यादा टेक्टाइल नहीं है, खासकर वॉल्यूम का। यहाँ पर आपको लगता है कि हाँ यार थोड़ा और टेक्टाइल होना चाहिए था, पता चलना चाहिए था, जब आप दबाओगे फीडबैक मिलना चाहिए था, वो आपको उतना खास नहीं मिलता। और उसी के साथ जब आप कवर लगा देते हो तब तो ये फीडबैक सारे ही बटन से चला जाता है। कवर की क्वालिटी में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बटन का प्रेस करने का जो वो है ना फील, वो कवर के साथ तो बिल्कुल ही खत्म हो जाता है। इसी के साथ साथ एक और चीज है जिसे मैं 2 तरीके में डिवाइड करूंगा। देखो पहले है क्या, ये जो कवर है ये मशीनरी पार्ट है। मशीन के अंदर क्या करना होता है, आपको कंप्यूटर के अंदर केवल वैल्यूज डालनी होती है कि नीचे से इतना ऊपर, ऊपर से इतना नीचे एक आपको छेद बनाना है। इसके बावजूद, मशीनरी पार्ट होने के बावजूद भी यहाँ पर जो अलाइनमेंट है आपका फिंगरप्रिंट सेंसर का और जो केस है वो सही नहीं है। आप देखो नीचे के साइड में जो जगह है वो ज्यादा है, ऊपर के साइड में जगह कम है। तो मतलब ये जो कवर में छेद है वो हल्का सा ऊपर होना चाहिए था। अब इस चीज को 2 तरीके से देखा जा सकता है, या तो ये जानबूझकर करी गई है क्योंकि जब मैं अपना फिंगरप्रिंट यहाँ पर लगाऊंगा तो चांस न हो कि मैं इसको मतलब यहाँ पे फील करूं और यहाँ पे ऐसे करके लगा दूं। तो ये जानबूझकर नीचे देने का मतलब ये है कि ये आपको रेजिस्ट करे कि जब आप फिंगरप्रिंट लगाओ तो वो अपनी सही जगह पर लगे। और या फिर इसका दूसरा रीजन ये हो सकता है कि भाई गलती से हुआ है। इसके बाद आती है बात इसके डिस्प्ले की। डिस्प्ले में हम क्या चीजें देखते हैं, पैनल की क्वालिटी, तो वहां पर आपको कोई भी दिक्कत नहीं मिलेगी। यहाँ पर किसी भी तरह का आपको पैनल गैप वगैरह कुछ भी देखने को नहीं मिलता। कलर और कंट्रास्ट की मैं बात करूं तो स्टार्टिंग में इनिशियली आपको हल्का सा सैचुरेटेड फील होगा अगर आप किसी न्यूट्रल डिवाइस से शिफ्ट करोगे तो, लेकिन वो भी 2-3 घंटे बाद आप बिल्कुल आपके लिए वो नॉर्मल हो जाएगा। तो थोड़ा सा ओवर सैचुरेशन है लेकिन बहुत ज्यादा भी नहीं है। व्यूइंग एंगल ये ओलेड है तो उसमें कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। ब्राइटनेस ऑन पेपर आपको 700 निट्स की मिल जाती है, बाहर आउटडोर में कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। मैंने ठीक ठाक यूज करा है, आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आती। इसके बाद सपोर्ट की अगर हम बात करें तो आपको HDR10 वगैरह तो कुछ भी सपोर्ट नहीं मिलता, लेकिन वाइडबैंड L1 का सपोर्ट मिल जाता है, जिसका मतलब है इसके अंदर आपका नेटफ्लिक्स और Amazon प्राइम वगैरह में फुल HD प्लस में आपको वीडियो दिख जानी चाहिए। ऐसा नहीं है, आप इसमें Amazon प्राइम वगैरह पे फुल HD में वीडियो अभी तो नहीं देख सकते। हो सकता है अपडेट वगैरह आए तब जाके आप देख सकते हो, लेकिन 2 महीने 3 महीने पुराना तो फोन ही है, अपडेट आना होता तो अब तक आ चुका होता। अपडेट्स की अगर मैं बात करूं तो हाँ, अपडेट्स आ रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही फरवरी का इसमें जो
पैच, अब सिक्योरिटी पैच अपडेट है वो आया है और कुछ बग्स फिक्स करे गए हैं और मुझे दिखा भी है अपडेट करने के बाद थोड़ा सा और स्मूथ हुआ है हल्का सा। इसके बाद स्पीकर्स की अगर मैं बात करूं, आपको मोनो स्पीकर मिलता है जिसकी लाउडनेस काफी ज्यादा क्लियर है। बाकी जितने भी फोन्स मैंने टेस्ट करे हैं ना, उसके हिसाब से लाउड तो ठीक ही ठाक है लेकिन क्लैरिटी बहुत अच्छी है इसकी। तो इसको एक तरह से हम कह सकते हैं कि मोटरोला ने इसको बहुत ही ज्यादा सोच समझ के बनाया है कि हाँ, आपको एक परफेक्ट बैलेंस देने की कोशिश करे वो हर चीज का। लेकिन एक चीज है जो थोड़ा सा इसको बहुत थोड़ा सा कुछ लोगों के लिए डील ब्रेकर बना देती है, जो है इसकी परफॉर्मेंस। देखो, प्राइस के हिसाब से परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, लेकिन वो परफॉर्मेंस निकल क्यों पा रही है? क्योंकि इसका यूआई वगैरह है वो काफी ज्यादा लाइट है। इसके अंदर आपको Helio G85 प्रोसेसर देखने को मिलता है जो कि ठीक ठाक चीजों को हैंडल कर लेता है। अब अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूँ ना, तो हम सिर्फ प्रोसेसर को देखते हैं, जबकि यहाँ पर 3 चीजों को देखना चाहिए: प्रोसेसर, रैम और स्टोरेज। ये तीनों चीज मिलकर फोन की परफॉर्मेंस को ड्राइव करते हैं। तो यहाँ पर रैम तो आपको LPDDR4X मिल जाती है, वो बिल्कुल बहुत बड़ा टिक मार्क है, लेकिन प्रोसेसर G85 और जो स्टोरेज टाइप है वो अगर इसमें UFS मिल जाती ना तो मजा ही आ जाता। लेकिन फिर भी इसमें आपको eMMC की स्टोरेज देखने को मिलती है जो कि eMMC से थोड़ी सी ज्यादा है। आप eMMC 5.1 की अगर मैक्सिमम स्पीड देखोगे तो वो आपको 250 Mbps के आसपास मिलेगा। यहाँ पर इसकी मैक्सिमम स्पीड आपकी 300 Mbps तक चली जाती है, जिसकी वजह से भी ये थोड़ा और ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है इस प्राइस में जो भी दूसरे फोन्स आते हैं उनके मुकाबले। तो जनरल डे टू डे लाइफ में ऐप ओपनिंग वगैरह हो गई, दूसरे कोई भी काम हो गए, वहां पर आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आप जो प्राइस पे कर रहे हो उससे आप अगर इससे हैवी टास्क करने की कोशिश करो तो वो देखो एक तरह से जस्टिफाई नहीं हो पाएगी ना वो चीज। जैसे अगर आप इसमें हैवी गेमिंग करना चाहो तो वो आपको नहीं हो पाएगी। इसमें आपको स्मूथ के अंदर अल्ट्रा का ऑप्शन मिल जाता है मैक्सिमम, जहां पर 40 FPS की आप गेमिंग कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर ये एवरेज जो निकालता है वो करीब 25 के आसपास ही निकालता है। तो और साथ ही साथ ये वार्म भी होता है, आपको पता चलेगा कि हाँ भाई आप इस पर दबाव दे रहे हो। तो हैवी गेम या फिर नॉर्मल से जो ज्यादा गेम खेलते हैं उनके लिए ये फोन उतना ज्यादा रिकमेंड मैं नहीं करूंगा। लेकिन हाँ, बाकी बहुत सही है। यूआई तो आपको पता ही है, राकेश भाई की टर्म में अगर मैं बात करूं, आपको क्लीन यूआई देखने को मिलता है, जहां पर आपको बहुत ज्यादा ब्लोटवेयर्स वगैरह नहीं मिलते, एड्स तो बिल्कुल भी नहीं मिलते। इवन मोटरोला के खुद का कुछ सजेशन होगा वो भी आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलता। सैमसंग ये S22 अल्ट्रा है, 1,09,000 का फोन, यहाँ पर भी आपको सैमसंग का खुद का एड देखने को मिल रहा है। तो वैसी चीजें आपको यहाँ पर एटलीस्ट नहीं मिल रही। हाँ, साथ ही साथ गेमिंग के लिए मैं एक और चीज बता दूं, इसमें बहुत तगड़ा फीचर है जो आपको पहले के फोनों में मिलता था अब नहीं मिलता। नहीं, मैं 3.5 mm जैक की बात नहीं कर रहा, वो तो है ही। एक और फीचर है, जब हम गेम खेलते थे पहले, जब PUBG हुआ करता था, BGMI नहीं हुआ करता था, तब जब हमारे आसपास बंदे आने वाले होते थे या गुजर रहे होते थे तब हमारा लैग होता था। सेम फीचर आपको यहाँ पर भी देखने को मिलता है। अब जो नए फोन्स आ रहे हैं जिनमें प्रोसेसर थोड़े अच्छे हो गए हैं, वहां पर ये फीचर अब आपको नहीं मिलता। अब जब बंदे आते हैं ना तो आपका लैग नहीं होता, तो ये लैग होता है, थोड़ा सा पता चल जाता है कि बंदे आपके आसपास हैं। वैसे ये कोई फीचर नहीं है, परफॉर्मेंस ड्रॉप का एक उदाहरण है। इसके बाद इसमें मैंने सिम लगाया, इसमें आपको कैरियर एग्रीगेशन का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता। अब ये मैं लास्ट में बताऊंगा किसके लिए इंपॉर्टेंट है किसके लिए नहीं, कंक्लूजन वाले पार्ट में। अभी अगर आप डिफरेंस देखना चाहते हो कि क्या डिफरेंस आएगा, ये है आपकी सेम लोकेशन पे सेम सिम के साथ कैरियर एग्रीगेशन जब ऑन है तब आपको जो स्पीड देखने को मिल रही है, उसी जगह पर सेम सिम के साथ जब हमारे कैरियर एग्रीगेशन नहीं मिल रहा है इस फोन के अंदर, तब हमें जो स्पीड देखने को मिल रही है वो ये है। तो डेफिनेटली ये चीज आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके लिए ये चीज कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वहीं पर बिल्ड में मैं एक और चीज ऐड करना चाहता हूँ कि यहाँ पर ये सारे के सारे बटन एक जगह देने की क्या जरूरत थी भाई? दूसरा जो हिस्सा तुमने खाली छोड़ा है, क्यों छोड़ा है? मतलब भाई बटन इधर दे देते, हमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर 2 चीजें हैं। पहला तो ये सारे बटन एक साथ दे दिए, तो बहुत बार, कई बार एक्सीडेंटली मेरा ये वाला बटन टच हो जाता है, कई बार पावर बटन टच हो जाता है जब मुझे वॉल्यूम डाउन करना होता है। तो ये प्लेसमेंट मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आया। एक्सीडेंटल बटन प्रेसेस काफी ज्यादा होते हैं इसमें, और प्लस ये जो बटन की पोजीशनिंग है वो थोड़ी थोड़ी और नीचे होती ना तो और भी ज्यादा कंफर्टेबल होता। तो जैसे मान लो मैं अपना फोन को यूज कर रहा हूँ तो मुझे लॉक करने के लिए थोड़ा सा ऊपर एफर्ट डालना पड़ता है, अपने हाथ को ऊपर लेके जाना पड़ता है। थोड़ा नीचे होता तो और ज्यादा कंफर्टेबल होता। और वॉल्यूम अप डाउन करने के लिए तो बिल्कुल ही फोन को ऐसे करके पकड़ना पड़ता है। यहाँ पर नॉर्मल यूज करते हुए तो या तो आप दूसरा हाथ यूज करो या फिर आप अपना हाथ को बहुत ज्यादा ऊपर लेके जाओ। इसके बाद कैमराज की अगर मैं बात करूं तो आपको ट्रिपल कैमरा सिस्टम देखने को मिल जाता है। 50 मेगापिक्सल का मेन, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर। अब यहाँ पर इस चीज को मैं एक कॉन में डाल रहा हूँ। क्यों? नॉट बिकॉज कि ये कैमरा सिस्टम खराब है,
बल्कि कंपनी जो इस चीज से कर रही है वो एक तरीके से मिसलीडिंग है। देखो, मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में इसके स्पेसिफिकेशन बताई, वहां पर मैंने 50 मेगापिक्सल को इंक्लूड करा। इसने पूरे फोन के अंदर एक वजन डाल दिया, फोन को स्पेक्स वाइज हैवी कर दिया, लेकिन इफेक्टिवली जब आप इसको ऑन करते हो और जब यूज करते हो ना, तो आपकी पिक्सल बिनिंग यूज करके इस 50 मेगापिक्सल वाले सेंसर से केवल 12.2 मेगापिक्सल की ही फोटोज ली जाती हैं। अब आप भाई थोड़े पढ़े लिखे हो ज्यादा, आप सेटिंग में चले जाते हो, आप इसको हाई रेजोल्यूशन पर सेट कर देते हो। अब ये फुल 50 मेगापिक्सल पे फोटोज लेगा, लेकिन क्या दोनों फोटोज में कोई अंतर है? मेरे हिसाब से बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पर ये जो कंपनीज मिसलीड कर रही है ना कि हाँ 50 मेगापिक्सल का सेंसर दे दिया तो भाई वजन बढ़ गया स्पेसिफिकेशन में, लेकिन परफॉर्मेंस आपको वही 12 मेगापिक्सल या 24 मेगापिक्सल का जो सेंसर होता उससे जो मिलती वही आपको मिलेगी। अब इस 50 मेगापिक्सल सेंसर से आप हाई रेजोल्यूशन में करके रखते हो तो आपकी लो लाइट परफॉर्मेंस डाउन हो जाती है, और नेचुरली जो आपका 12.2 मेगापिक्सल वाला रिकमेंडेड है उस पर अगर आप सिलेक्ट करके रखते हो तो भी आपको थोड़ी बहुत मतलब उतना इंप्रूवमेंट नहीं मिलेगा, हाँ थोड़ा बहुत मिलेगा, लेकिन फिर भी फोटोज काफी सॉफ्ट देखने को मिलती हैं इंडोर कंडीशन में और लो लाइट में। अगर आप यहाँ पर इसके कैमरा सैंपल्स को देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ पोस्ट प्रोसेसिंग के अंदर उतना ज्यादा काम नहीं हो रहा है। यहाँ पर आप ये स्काई वाला एरिया देख सकते हो, पूरा ओवर एक्सपोज हो चुका है, पीछे की भी काफी ज्यादा डिटेल्स ओवर एक्सपोज हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी सब्जेक्ट के ऊपर इसने इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं किया, जो कि अच्छी बात है। सिमिलरली यहाँ पर डिटेल्स ठीक है, लेकिन वही ब्राइट वाले एरिया में डिटेल्स थोड़ी कम हो जाती हैं, ओवर एक्सपोज थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। पोर्ट्रेट मोड की बात करें तो हाँ वहां पर काफी सही काम हुआ है। यहाँ पर इवन अगर आप इसको जूम करके मेरी उंगलियों के और इस कैमरा के बीच में जो गैप है उसको देखोगे, उससे भी यहाँ पे काफी अच्छे से डिटेक्ट किया गया है। यहाँ पर भी अगर आप बालों पर गौर करोगे तो एज डिटेक्शन को काफी अच्छे से मैनेज करा है। 20,000 22,000 के जो फोन्स आते हैं उनमें भी कभी कभी इतनी अच्छी एज डिटेक्शन नहीं हो पाती। तो अब अगर हम वीडियो को कंक्लूड करें तो ये हैं हमारे चारों यूजर्स और ये हैं उनका यूज केस। इसमें आप डिस्प्ले और बैटरी इन सभी यूजर्स के लिए टिक मार्क लगा दो, क्योंकि ये इसमें बिल्कुल भी कंप्लेन वाली बात है ही नहीं। पेरेंट्स की बात करते हैं, यूजर इंटरफेस टिक, क्योंकि काफी सही है, काफी इंटरेक्टिव है, काफी इजी है, क्लीन यूआई है। परफॉर्मेंस पेरेंट्स को ध्यान में रखते हुए काफी सही है, डिसेंट है। कैमरा, अगर कैमरा सेंट्रिक पेरेंट्स हैं जो बहुत ज्यादा ही फोटोज लेते हैं तो यहाँ पर मैं कहूंगा कि हाँ आप इसको अवॉइड कर सकते हो, लेकिन नॉर्मल पेरेंट्स हैं जो इतनी ज्यादा फोटोज वगैरह नहीं लेते उनके लिए काम कर जाएगा। स्टूडेंट्स की मैं बात करूं तो सबसे पहले मैं स्टूडेंट्स को रिकमेंड ही नहीं करता कि आप इस टाइम जो अभी का टाइम चल रहा है उसमें 15,000 से नीचे जाओ, क्योंकि वो फिर लेफ्ट आउट फील करने लगते हैं। उनके दोस्तों के पास थोड़े अच्छे अच्छे फोन होंगे, उसके पास काफी ही डाउनग्रेडेड फोन होगा आज के टाइम की मैं बात करूं। लेकिन अगर आपका बजट बहुत ही ज्यादा रेस्ट्रिक्टेड है तब मैं कहूंगा कि हाँ यूजर इंटरफेस तो देखो चल जाएगा आपके लिए, परफॉर्मेंस आपको चलाना पड़ेगा। सिर्फ अगर आप परफॉर्मेंस ही देखना चाहते हो तब मैं कहूंगा आप इसे अवॉइड कर सकते हो। और कैमरा भी मैं कहूंगा कि इस प्राइस में आपको दूसरा एक अच्छा सिर्फ कैमरा सेंट्रिक फोन मिल सकता है। इसके बाद एक नॉर्मल यूजर के लिए इंटरफेस काफी सही है, परफॉर्मेंस उसके लिए ठीक है, डिसेंट है, काम उसका चल जाएगा। कैमरा की अगर मैं बात करूं तो भी शायद वो अपना काम चला लेगा अगर वो एक नॉर्मल यूजर है तो। बाकी हैवी यूजर की मैं बात करूं तो यूजर इंटरफेस तो उसके लिए ठीक है, लेकिन परफॉर्मेंस बिल्कुल नहीं है। हाँ इस प्राइस रेंज में बहुत सारे ऑप्शन नहीं है, लेकिन अगर सिर्फ परफॉर्मेंस ओरिएंटेड फोन चाहिए तो ये फोन बिल्कुल भी उसके लिए नहीं है। और कैमरा की अगर मैं बात करूं तो जो अल्ट्रा गेमर्स वगैरह होते हैं उनको कोई दूसरा फोन इस प्राइस में नहीं मिल रहा, कुछ नहीं समझ में आ रहा, उन्हें मोटरोला ही लेना है, तो उनके लिए कैमरा चल जाएगा। तो बस आपका क्या कहना है इस फोन पर? आप अगर यूज कर रहे हो तो अपना एक्सपीरियंस भी नीचे कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम ऐसे ही ज्ञान बांटते रहते हैं। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।